हेलो गाइस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का सेशन। इसमें भी आपके सामने 20 क्वेश्चन फ्लैश होंगे जैसे जनरल नॉलेज वाले वीडियो में हुए थे। तो 20 क्वेश्चन में से गाइस देखना कितने आप कर पा रहे हो स्कोर। तो कोशिश करना 20 आउट ऑफ 20 आए। बट स्टिल नहीं आ पाए तो मैक्सिमम का कोशिश करना, देखते हैं कैसा रहता है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर। ये स्क्रीन शेयर होगी, एनोटेट कर लेते हैं। चलो ड्रॉप ही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर देता हूँ, बस जस्ट अ सेकंड। हो गया, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। तो हमसे पूछा गया कि क्या रिस्पॉन्सिबल है। कि अच्छा क्वेश्चन है काफी। द बार मैग्नेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। क्या कोई बार मैग्नेट है जो कि डीप बरीड है, वो है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। कन्वेक्शन करेंट्स इन अर्थ कोर है। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइट रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम वोल्केनोस है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, कन्वेक्शन करंट्स जो होती है अर्थ के कोर में, है ना, वहां पे लावा है, मोल्टन जो है मैग्मा है। तो उनके रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। और गाइज इनकेस अगर आपको लगे कि काफी फास्ट हो रहा है तो आप हर क्वेश्चन के बाद पॉज ले सकते हो, जिससे कि आपके पास भी कुछ टाइम होना चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। तो वो तो डेफिनेटली होना चाहिए, आप पॉज करके भी आंसर कर सकते हो। अब है, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। तो मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पॉजिटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड लार्ज या पॉजिटिव एंड लार्ज। तो काफी ज्यादा एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखो क्या होता है गाइस, ऐसा है ना, जो पॉजिटिव एंड स्मॉल है ये आपका केस रहता है किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। पहली बार इतना अच्छे से चल रहा है पेंटेव। नेगेटिव एंड स्मॉल किसके लिए रहता है गाइस? अरे, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या कहते हैं, नेगेटिव एंड स्मॉल। तो आप एक गाइस इंपॉर्टेंट बात समझो, नेगेटिव यानी कि इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं, रिपल भी होते हैं इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं। और पॉजिटिव एंड लार्ज गाइस ये रहता है हमारे पास कौन से मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक। थोड़ा सा पेंटेव का इशू है फेरो मैग्नेटिक के लिए। तो इस तरीके से गाइस ये है, आपको ये याद होने चाहिए। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है ये। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ मैग्नेट। तो सपोज अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आउटसाइड जो है यहाँ पे किस तरीके से लाइंस रहती है? तो गाइज ये है आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से लाइंस मूव करती हैं। ठीक है, और अगर इनसाइड द मैग्नेट पूछ ले तो कैसे आप बोल सकते हो? साउथ टू नॉर्थ। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये भी। ठीक है गाइज, फिर से मूव करते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, द सब्सटेंसेस विच रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। है ना, तो ऐसे सब्सटेंस जो काफी ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं वो कौन हो सकते हैं गाइस? देखो डायमैग्नेटिक ऑप्शन में है, ये तो हो ही नहीं सकता गाइस। डायमैग्नेटिक के बारे में तो आप जान ही गए हो कि इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक तो नेगेटिव है और बहुत ही स्मॉल है। परमानेंट मैग्नेट ऑप्शन है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, फेरी मैग्नेटिक है। तो गाइस सिंपल सा आंसर है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तभी तो उनको कहा जाता है ना, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अपना होल्ड कर पा रहे हैं मैग्नेटिक जो नेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ देन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सपोज आपने देखा होगा ना, जैसे ये अगर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल बना रखा है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर है। तो जब मैं इसमें करंट पास करता हूँ ना, तो जब मैं उसको स्विच ऑफ करता हूँ तो कितने टाइम तक, मतलब काफी ज्यादा देर तक रहती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या होता है, तो फॉर अ फ्यू मोमेंट रहती है, इंस्टेंटली वैनिश होती है, मतलब ऑफ करती चले जाएगी। विल डिक्रीज विद टाइम फॉर लॉन्ग और विल इंक्रीज विद टाइम। और ये इंक्रीज, देखो इंक्रीज तो होने से ही रही ना गाइस, इंक्रीज थोड़ी होती है। डिक्रीज तो होगी गाइस, देखो डिक्रीज तो होगी, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है एक तरीके से, यहाँ पे, बट किस तरीके से डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो इट विल रिमेन फॉर अ फ्यू मोमेंट, तो थोड़ी देर के लिए रहती है, एकदम इंस्टेंटली भी वैनिश नहीं होती। और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो फॉर अ फ्यू मोमेंट में ये हो जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सिक्स्थ वन। यहाँ पे दिया हुआ है, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ वॉज बिल्ट बाय। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे उसमें इन्वॉल्व? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, हंस ओरेस्टेड, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलेलम वेबर, विलेलम वेबर एंड माइकल फेरेडे, विलेलम वेबर एंड निकोला टेस्ला। तो गाइस आंसर हो जाएगा हमारे पास कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलेलम वेबर। ठीक है, तो याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सेवंथ।
तो यहाँ पे गाइस बोला गया है द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फील्ड? मिडल में होती है, नॉर्थ पोल पे होती है, साउथ पोल पे होती है, या दोनों पोल्स पे होती है? तो क्या लगता है गाइस आपको? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि सिंपल भी है, और अगर फैक्ट अगर आपको नहीं पता तो गलत भी हो जाएगा। तो क्या है? दोनों पोल्स। तो दोनों पोल्स पे स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है गाइस, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th। यहाँ पे है मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के सेंटर पे क्या होता है? अभी हमने पोल्स का तो समझ लिया, दोनों पोल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो सेंटर पे क्या मिनिमम रहती है, जीरो रहती है, नेगेटिव रहती है, मैक्सिमम रहती है? मैक्सिमम तो रहती नहीं है खैर, पहली बार। पर रहती कितनी है? जीरो। ठीक है, तो सपोज अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके सेंटर पे गाइस मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच, क्या होते हैं वो? ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, क्या हमेशा ही अट्रैक्ट होते हैं? और ऑप्शंस को देख लेते हैं। नेवर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये ऑप्शन तो गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना, कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए, जो बाकी सब्सटेंस होते हैं वो तो अट्रैक्ट होते ही हैं। ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अवे का तो कोई सवाल ही नहीं, ऑलवेज थोड़ी ना ऐसा होता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑलवेज गेट अट्रैक्टिव गाइस, ये ऑप्शन था। देखो आपको काफी, अगर आपको नहीं पता तो हो सकता है आपको एक पल के लिए ये सही लगे, आपको लगे कि हाँ हमेशा अट्रैक्टिव तो होते हैं, बट नहीं। बार बार गाइस आपको मैं बस एक चीज याद दिलाऊंगा यहाँ पे, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो आप गाइस अच्छे से इसको याद कर लेना, माइंड में बिठा लो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं होती उनके अंदर, नेगेटिव होती है, तो इसलिए वो रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसका मतलब गलत हो गया, ऑलवेज तो नहीं कह पा रहे, तो इसलिए नो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, तो ये क्वेश्चन हमने देखा भी था कि मैग्नेटिज्म अर्थ का क्या होता है, बट यहाँ पे इस इफेक्ट के बेसिस में आपको बताना है, डायनामो, डॉपलर, सोलर, मैग्नस। तो गाइस सिंपल सा है, डायनामो इफेक्ट, वही रोटेशन होने वाला अंदर जो मटेरियल है, कन्वेक्शन करंट का जनरेट होना, तो वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये 10 क्वेश्चन तो हो गए मैग्नेटिज्म रिलेटेड चैप्टर के। अब आपको फ्लूइड्स रिलेटेड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये भी फिजिक्स के ही हैं, देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बार बार आपका आइडियल गैस इक्वेशंस में से आ जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक चीज लॉजिक भी बताने वाला हूँ। पहले तो आपको ये सोचना है कि कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है? तो आप पॉज करके मार्क कर लो इसे। बट अब मैं आपको अगर आंसर दूं तो पहले ना एक बात बताओ, आपने ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब गाइज मैं इसी से ही ना आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ गाइज आपको क्या कुछ शॉर्टकट्स, जो आप ना बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो इसको याद करने में। तो एक ना एक्रोनियम बना रखा है, ठीक है? तो आप कैसे यूज करना है इसको, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको बना लो। तो थोड़ा फनी है गाइज, ये लिखा हुआ है सीजी बंधु और पीवी टंडू, ठीक है? इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, शॉर्टकट क्या है गाइस, देखो सी जो है ये खड़ा है आपके पास चार्ल्स लॉ के लिए, ये आपके पास खड़ा हुआ है गे लुसेक्स। एक मिनट गाइस जी, तो ये जो है यहाँ पे गे लुसेक्स लॉ है, ठीक है? और जो बी है ये आपका क्या है? बॉयल्स लॉ। तो इससे आपको सब याद हो जाएंगे, 2 मिनट अभी शॉर्टकट देखना। और P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर। और ये सारे क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूंगा तो उसमें क्या कांस्टेंट होना चाहिए? प्रेशर। अगर मैं गे लुसेक्स लॉ की बात करूंगा तो उसमें क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम। अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूंगा तो उसमें क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर। तो ये बात आप अच्छे से याद कर लो, अब आप इजीली इन्हीं चीजों से फॉर्मुले निकाल सकते हो। देखो अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि ये वाली टर्म कांस्टेंट है, तो क्या बच गया? तो वी, और देखो आर तो आइडियल वो गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एन भी एक तरह का नंबर है जो कि कांस्टेंट होगा। तो वी और टी के बीच में रिलेशन कैसा है? इक्वल का। तो जब भी इक्वल का रिलेशन होता है तो आप इसको ऐसे सपोज कर लो कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हो गया टी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप इसको इधर लाओगे, क्योंकि मैं वही है ना, इसमें जब कांस्टेंट्स को बताऊंगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो ला सकता हूँ। तो वी ओवर टी इज इक्वल टू, क्या बच गया यहाँ पे? कांस्टेंट। और इसी चीज को फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2।
तो गाइज ये आपका फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ऑप्शन 4। तो गाइज एक बात तो क्लियर होगी, चार्ल्स लॉ में ये हो गया। ऐसे अगर आपको सेकंड ऑप्शन भी दिया जाता ना, गेल-लुसाक्स लॉ, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वी को कांस्टेंट बनाओगे तो पी और टी के बीच में रिलेशन बन जाएगा, यानी कि गेल-लुसाक्स लॉ में ऐसा केस बन सकता है, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ठीक है, सिंपल। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट बनाओगे दोगे, ये दोनों तो कांस्टेंट ऑलरेडी थे, तो रिलेशन पी और वी के बीच में कैसा बन गया, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा रिलेशन बच गया। तो ऐसा रिलेशन बन गया तो आप क्या लिख सकते हो, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से सारे फॉर्मुले आप डिराइव करोगे। इसका मतलब गाइस ये वाला फॉर्मुला किसका था, ये आपका बॉयल्स लॉ का फॉर्मुला हो गया। P1/T1 का भी, हाँ गाइस ये देखो, ये वाला कौन सा फॉर्मुला हो गया गाइस, ये हो गया गेल-लुसाक्स लॉ का। ठीक है, तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो। अब मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्वेश्चन है गाइस, हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, हाइड्रोलिक मशीन। तो सिंपल है गाइस, ये उसी तरीके का लॉ है जिसमें क्या होता है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो किसी एक एंड में ना, सपोज किसी पाइप के, तो और अंदर कोई लिक्विड है, तो प्रेशर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाली बात किसने कही थी, पास्कल्स लॉ ने। ये है। अब मूव करते हैं 13th क्वेश्चन पे। यहां दिया हुआ है वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। तो गाइज ये हमने अभी पढ़ा ना, अगर नहीं भी आपको याद है फिर से आप शॉर्टकट एक्रोनिम लिखो और आराम से फाइंड करो। बस आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर की बात है, तो अभी हमने पढ़ा था क्या, सी जी बंधु, और क्या था, पी वी टंडू। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट रहता है, बॉयल्स लॉ में। सिंपल। कितना इंटरेस्टिंग हो गया देखो गाइस, से कभी बोलेंगे ही नहीं हम यहाँ से। अब है विस्कोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन। पहले तो विस्कोसिटी गाइस होती क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये इंटरनल रेजिस्टिव फ्रिक्शन ही है, इंटरनल फ्रिक्शन है जो कि लिक्विड या सॉरी ऐसे कह लेता हूं मैं, फ्लूइड ज्यादा अच्छा वर्ड है ना। तो फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड में क्या दोनों आ जाते हैं, गैस भी आ जाता है और लिक्विड भी आ जाता है। तो पेंटेप लिक्विड भी आ जाता है, ठीक है। तो गाइज ये है, तो फ्लूइड वो होते हैं, तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है, बेसिकली फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं उसको विस्कोसिटी कहते हैं, सिंपल। अब ये पूछ रहे हैं कि लिक्विड के केस में, इसके केस में जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, डिक्रीज हो जाएगी, या डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, और डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ कम करूंगा टेम्परेचर तो डिक्रीज हो जाएगी, क्या होगा। तो गाइस सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, सपोज आप इसको ऐसे समझो, जब भी आपको लिक्विड का केस दिया जाना है तो आप एग्जांपल में क्या लोगे, एक हनी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हनी को आपने लिया, सपोज आपके पास एक बोतल में हनी है, तो नॉर्मली आपने जब बोतल को टेढ़ा किया तो हनी बाहर आएगा, बट बहुत स्लो स्लो आ रहा होगा, इसका मतलब स्लो आ रहा है तो मतलब क्या चीज ज्यादा है उसमें, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि विस्कोसिटी अभी बहुत ज्यादा है। अब मैंने उसको गैस में गर्म किया, इसी हनी को गर्म करूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके लेयर जो होंगी एकदम हल्की हल्की होने लगेगी, फिर आप पोर करोगे तो एकदम बहुत तेजी से निकल जाएगा। तो विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि टेम्परेचर के साथ अगर देखें तो अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर करोगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का ये आंसर हुआ यहाँ पे। बट गाइज यहाँ पे ना एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अगर इन्होंने हमको बोल दिया होता ना गैस के बारे में, कि गैस के केस में क्या होता है, तो गैस में याद रखना कि इसमें उल्टा होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है गैस के केसेस में, सपोज एक कंटेनर है उसके अंदर गैस है, तो उसमें मॉलिक्यूल कितना ज्यादा एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो डिसाइड करती है कि विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे जब वो ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा ना। तो इसलिए गैस के केस में उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे गाइस दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइन। तो यानी कि आपको ऑयल को ट्रांसपोर्ट कराना है पाइपलाइन से, तो क्या है, सरफेस टेंशन का कोई रोल है, स्ट्रेस का, विस्कोसिटी का, स्ट्रेन का। देखो गाइस सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि विस्कोसिटी का रोल है। अगर ज्यादा, जैसे सपोज आपको हनी को ट्रांसपोर्ट कराना हो तो कितनी ज्यादा दिक्कत आएगी ना ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ज्यादा विस्कोसिटी होगी तो ज्यादा उसमें रेजिस्टिव फ्रिक्शन बन रहे होंगे, तो ज्यादा दिक्कत आएगी उसको ट्रेवल करने में, सिंपल। अब है 16th क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है सम इंसेक्ट्स लाइक वाटर स्ट्राइडर, को इंसेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली क्या कर पा रहे हैं, एबल टू वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब जैसे कि आपको पता है कि पानी के सर्फेस पे अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा। बट कुछ इंसेक्ट्स ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उल्टा अट्रैक्ट कर रही हो, तो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है इंसेक्ट के लिए, तो इतना इजीली तो हो नहीं पाएगा इसमें। सरफेस टेंशन एक बार को सोचते हैं इसमें, विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी भी एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं करेगी इंसेक्ट को, क्योंकि ज्यादा अगर विस्कोसिटी होगी तो उसको कुछ चलने में दिक्कत होगी, तो और जबकि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इज एबल टू वॉक ऑन, तो क्यों वॉक कर पाते हैं,
विस्कोसिटी भी रीजन नहीं है। कैपिलरी राइज देखो गाइज, ये तो फिनोमेना ही कुछ और है। कैपिलरी राइज का मतलब क्या होता है, ऐसे सपोज अगर ये पाइप है ना, ये पाइप है, तो इसमें लिक्विड जो पतला जितना इसका पाइप है, बेसिकली यहाँ पे टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट की भी बात की जा सकती है। तो जितना पतला पाइप होगा उसमें कितना इजीली लिक्विड ऊपर राइज कर पा रहा है, उससे रिलेटेड ये बात थी। तो इसका इस क्वेश्चन से तो कोई सेंस वैसे खास बन नहीं रहा। तो आप पे ऑप्शन क्या बच रहा है, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन आंसर होगा भी। सरफेस टेंशन क्या होती है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ जो कि लिक्विड के सरफेस पे लग रही है। तो अगर सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या होगी, सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होगी, अगर ज्यादा होगी, हाँ, तो इसका मतलब वो इजिली वॉक कर पाएगा इंसेक्ट वहां पे। तो आपको ये तरीके का फिनोमेना यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये है, इसीलिए आपको, तो बेसिकली यहाँ पे हमको ज्यादा कम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या समझना था कि सरफेस टेंशन वो एक फिनोमेना है जो कि हेल्प कर रहा है इस इंसेक्ट को वॉक करने में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17th। यहाँ है गाइस, इट इज इजियर टू वॉश क्लोथ्स इन हॉट वाटर बिकॉज, क्योंकि गर्म पानी में क्यों कपड़े धोना आसान होता है, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, सरफेस टेंशन कम होता है, कम सोप लगता है, या कुछ भी नहीं। तो गाइस सिंपल सा आंसर हो गया, सरफेस टेंशन कम होता है। क्योंकि अगर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा गाइस, तो क्या होगा कि जो वाटर है वो इजिली क्लोथ्स के सारे फाइबर्स के बीच में से ट्रेवल करके गंदगी को साफ कर सकता है। तो आप इजिली गर्म पानी में जल्दी जल्दी कपड़ों का सारा मैल निकल जाता है ना। तो यही फैक्ट है उसके पीछे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 18th। यहाँ पे गाइस दिया हुआ है, इफ अ लिक्विड डज नॉट वेट ग्लास, अगर ग्लास को गीला नहीं कर रहा, तो ये वेट ग्लास, ये सब प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में फिजिक्स में। इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, तो गाइस होता क्या है ना, आप यहाँ पे एक फैक्ट को समझ लेना कि अगर अगर एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो इसका मतलब वो ग्लास को वेट नहीं कर रहा है। और अगर वो एंगल एक्यूट बन रहा है, तो इसका मतलब वो वेट कर रहा है। और अगर ये इक्वल टू 90 डिग्री बन जाए, तो आप ये समझ लेना कि जो एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस है वो इक्वल है दोनों के केस में, है ना, कोई भी ज्यादा कम नहीं है। तो इस केस में क्योंकि वो वेट नहीं कर रहा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। जीरो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। तो राइट एंगल भी मैंने आपको बता दिया क्या होगा, एक्यूट भी क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे है। अब डील करते हैं 19th क्वेश्चन के साथ। यहां बोला हुआ है कि व्हाट डिड आर्किमिडीज डिटरमाइन आफ्टर डिस्कवरिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या डिटरमाइन किया था, प्योरिटी ऑफ मिल्क को किया था, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन किंग्स क्राउन किया था, डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ शिप किया था, डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सबमरीन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पे है। तो ये था प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग्स क्राउन। बेसिकली कैसे किया था, जैसे सपोज अगर ये किंग का क्राउन है, ये किंग का क्राउन है, और उसी के बराबर वेट का हमने क्या ले लिया, एक गोल्ड ले लिया, प्योर गोल्ड ले लिया, प्योर गोल्ड ले लिया आर्किमिडीज ने। और क्या करा कि इसको भी पानी में डाला, एक टम्बलर के अंदर इसको भी पानी में डाला। तो जितना वेट इसने डिस्प्लेस किया, तो कायदे से उसने बोला क्योंकि हमने इसी के वेट के बराबर तो ये भी लिया था ना बार, जो गोल्ड का था, और ये प्योर गोल्ड है। तो अगर इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, तो इसको भी उतना ही करना है। अगर इसने नहीं किया, तो इसका मतलब ये प्योर नहीं है। सिंपल, यही इसी के ऊपर काम किया था आर्किमिडीज सर ने। अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अभी तक आप सब अच्छे से करते आए हैं क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन है बर्नौलीज के बारे में, बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। किस में अप्लाई होती है, वेंचुरी मीटर डिवाइस में बिल्कुल होती है जी, और इफिस मीटर में भी होती है, पिटॉट ट्यूब में भी होती है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो इनको आंसर मत मार देना गाइस, वैसे बता रहा हूँ कि सब में होते हैं, पर ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो ये है गाइस, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन आपको पता है ना कि क्या होता है। इसने क्या बोला था कि जैसे सपोज ये पाइप है ना कोई, तो इसमें क्या बोला था, इन्होंने काम किया था टोटल एनर्जी हेड के ऊपर। तो ये बोलते थे कि अगर आप कोई भी यहाँ पे सरफेस ले लोगे ना, तो टोटल एनर्जी हेड जो होगा, चाहे वो पोटेंशियल हेड हो, काइनेटिक हेड हो, या कोई भी हेड हो, या वाटर हेड हो, तो उन सबका सम जो होगा इक्वल आएगा। यही बर्नौलीज इक्वेशन थी। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और आपके मार्क्स यहाँ पे अच्छे रहे होंगे। फिलहाल गाइस फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। 20 क्वेश्चंस हो गए। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी इस तरीके के टेस्ट के लिए या एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।